हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। टुडे वी डिस्कस अबाउट द ड्राई एक्सपेंशन चिलर। हम लोग ड्राई एक्सपांसन चिलर और फ्लडेड चिलर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ड्राई एक्सपेंशन इवोपरेटर के बारे में डिस्कस किया जा चुका है और फ्लडेड इवोपरेटर के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। जो ड्राई एक्सपेंशन इवोपरेटर था उसमें हम लोग क्या देखे थे कि ड्राई एक्सपेंशन इवोपरेटर में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसमें एकोमुलेटर का यूज़ नहीं करते हैं। जो ड्राई एक्सपेंशन इवोपरेटर जो था उसमें हम लोग एकोमुलेटर का इस्तेमाल नहीं करते थे। एकोमुलेटर किस लिए काम आता है? तो एकोमुलेटर का काम होता था कि किस लिए? स्टोर करने के लिए। किसको? रिफ्रिजरेंट को। और जो रिफ्रिजरेंट को स्टोर करने के लिए। तो ड्राई एक्सपेंशन में इवोपरेटर का बात मैं कर रहा हूँ, चिलर का नहीं। इवोपरेटर में भी हम लोग क्या करते थे, उसमें यूज़ नहीं करते थे। क्या उसमें यूज़ नहीं करते थे? एकोमुलेटर यूज़ नहीं करते थे। फ्लोटेड चैम्बर यूज़ नहीं करते थे और उसमें फ्लोटिंग वल्व भी यूज़ नहीं होता है ड्राई एक्सपेंशन में। और फ्लडेड में हम लोग ये सारा चीज़ यूज़ करते थे। जो फ्लडेड इवोपरेटर था उसमें हम लोग का एकोमुलेटर यूज़ होता था, है ना। और उसमें हम लोग का फ्लोटेड चैम्बर और फ्लोटिंग वल्व ये सब यूज़ होता था। फ्लोटिंग वल्व ऑटोमेटिक फीडिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट का काम करता है। फ्लोटेड चैम्बर, इन सब के बारे में डिस्कस किया जा चुका है, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो अभी हम लोग ड्राई एक्सपेंशन चिलर का बात करेंगे और फ्लडेड चिलर का बात करेंगे, ठीक है ना। चिलर का काम क्या होता है आपको पता है कि चिलर जो है एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है और वाटर को या एयर को कूल्ड करता है, और जिसका हम लोग यूज़ करते हैं एसी में, है ना, एयर कंडीशनिंग में, या फिर अपना कंफर्ट के लिए किसी भी बिल्डिंग, रूम, इंडस्ट्री को ठंडा करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, चिलर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें दो टाइप का इसमें भी है, एक ड्राई एक्सपेंशन चिलर और फ्लडेड चिलर। चिलर के बारे में इससे पहले भी मैं काफ़ी कुछ डिस्कस किया जा चुका है चिलर के बारे में, और क्लासिफिकेशन में भी देखा जा चुका है चिलर का पूरा अच्छे से। तो आज हम लोग ड्राई एक्सपेंशन चिलर और फ्लडेड चिलर देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ड्राई एक्सपेंशन चिलर। तो सबसे पहले मैं बता चुका हूँ कि ड्राई एक्सपेंशन चिलर में हम लोग क्या करेंगे। ड्राई एक्सपेंशन चिलर में हम लोग यहाँ पे कोई भी तरीके का एकोमुलेटर का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे कोई एकोमुलेटर नहीं होता है, सीधा सीधी बस एक चैम्बर है यहाँ पे, है ना। ये सीधा सीधी एक ट्यूब है, चैम्बर है और यहाँ पे एक सेल है। ये जो आउटर बाउंड्री दिख रहा है ये आपका सेल है, और जो ट्यूब लगा हुआ यहाँ से, ये जो यू शेप का जो ट्यूब है वो ट्यूब है, ठीक है। इस ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रिजरेंट का सप्लाई करते हैं। यहाँ से रिफ्रिजरेंट इंटर्ड होता है, यहाँ से रिफ्रिजरेंट इंटर होता है, वो फ्लो होकर के यहाँ से रिफ्रिजरेंट बाहर जाता है। और आपको पता है कि जहाँ से रिफ्रिजरेंट इन होता है वहाँ पे एक बल्ब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन बल्ब, या फिर इसको आप बोलिए कि सक्शन बल्ब है। सक्शन ट्यूब में एक बल्ब लगाया हुआ रहता है, तो उस बल्ब से कनेक्टेड रहता है एक जो इसका जो मतलब ट्यूब का जो डिस्चार्ज है, रिफ्रिजरेंट का जो डिस्चार्ज है, जिस ट्यूब का सबसे लास्ट वाला इंड है वहाँ पे एक सेंसर लगाया हुआ रहता है। वो सेंसर सेंस करता है कि यहाँ से जो रिफ्रिजरेंट मेरा निकल रहा है वो सुपरहीट होके निकल रहा है या नहीं। इसीलिए तो इसका नाम ड्राई बोला गया है। इसका नाम हम लोग ड्राई एक्सपांसन या डीएक्स चिलर भी कहते हैं। ड्राई एक्सपांसन चिलर या डीएक्स चिलर कहते हैं इसको। तो डीएक्स चिलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो रिफ्रिजरेंट यहाँ से इंटर करने के बाद यहाँ से क्या होता है, वेपर बन के निकलता है, मतलब सुपर हीट हो करके ही वो निकलता है रिफ्रिजरेंट। और वो रिफ्रिजरेंट हीट कहाँ से गेन किया? जो ही वाटर यहाँ पे इंटर होगा, वो क्या करेगा, यहाँ से पास होगा और यहाँ से आउट हो जाएगा। आउटर वाटर जो है वो बाहर चला जाएगा। तो ये जो हीट वाटर जो है वो हीट गेन किया, किसका हीट गेन किया? रिफ्रिजरेंट का, है ना। वाटर जो है, वाटर यहाँ से इंटर किया और वाटर यहाँ से निकल गया, तो वाटर का जो हीट है वो कौन गेन किया? तो रिफ्रिजरेंट गेन किया, है ना। वाटर का जो, जैसे यहाँ पे इनलेट है, ठीक है ना, तो इनलेट में मान लीजिए आप टेप वाटर यूज़ कर रहे हैं, नल का पानी यूज़ कर रहे हैं, टेप वाटर। तो टेप वाटर का टेम्परेचर कितना होगा? ऑलमोस्ट 30 डिग्री के लमसम होगा। तो अगर वाटर यहाँ से 30 डिग्री इन करता है तो यहाँ से क्या निकलेगा, मतलब लेस देन 30, मतलब आप चलिए 15 डिग्री सेल्सियस के लमसम यहाँ से निकलेगा। जब एकदम स्टार्टिंग का बात कर रहा हूँ, एकदम इनिशियल का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और जब ये कुछ समय, आधा घंटा, मान लीजिए 30 मिनट तक आप इसको चला के रख दिए, ठीक है, 30 मिनट तक आप इसको चला के रख दिए, तो यहाँ से जो पानी आ रहा था, ये साइकिल क्या होगा, ये वाटर वापस से रिटर्न होकर इधर ही आएगा, क्योंकि ये तो साइकिल चलता रहेगा ना वाटर का। हम क्या चाहेंगे, वाटर भी वेस्ट ना हो, तो यही वाटर वापस से घूम करके आएगा। तो सोच के चलिए कि यहाँ से 30 पहले आ रहा था,
अब यहाँ 15 होके ठंडा हो गया, फिर ये क्या करेगा, रूम जाएगा, रूम से फिर ये क्या करेगा, रूम को ठंडा करेगा, या फिर रूम को ठंडा नहीं तो ये क्या करेगा, एयर को ठंडा करेगा, और उस एयर का हीट को ये ले लेगा, वाटर हीट ले लेगा और एयर को ठंडा करेगा, और वो एयर का सप्लाई हम लोग करेंगे कहाँ पे, रूम में। जहाँ भी हम लोग को ठंडा चाहिए, एक कंफर्ट चाहिए, वहाँ पे हम लोग कूल फ्रेश एयर को, फ्रेश हवा को सप्लाई कर देंगे, ठीक है, फ्रेश हवा को सप्लाई कर देंगे। रुकिए मैं आपको पूरा अच्छे से इसका डायग्राम ही समझाता हूँ। जैसे देखिए, इसको पूरा क्लोज कर दीजिए, इसको पूरा यहाँ से मैं इसको टच करके क्लोज कर रहा हूँ, ये ट्यूब को क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। और ये वाटर का चैम्बर है, यहाँ से ये वाटर है यहाँ से, और इधर से ऐसे ला करके मैं फिर से इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक और हमारा यहाँ पे चैम्बर है, एक और यहाँ पे चैम्बर है, जो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक एयर फिल्टर लगाया हुआ है, जो हवा एटमॉस्फेयर का एयर को ये सक कर रहा है, एटमॉस्फेयर का एयर को सक कर रहा है। अब ये दोनों कांटेक्ट में है आपस में, ठीक है, ये दोनों कांटेक्ट में है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इसमें वाटर तो फीड किया हुआ है, वाटर को जैसे ही हम लोग इसको पावर ऑन किए, ये वाटर यहाँ से इंसर्ट होगा, वाटर इंसर्ट होगा। इसमें पहले कितना नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था। रिफ्रिजरेंट जब इधर से फ्लो किया और इधर से आउट हो गया, तो ये हीट, चूँकि यहाँ पे लिक्विड रिफ्रिजरेंट था, यहाँ पे वेपर रिफ्रिजरेंट हो गया, ठीक है, वेपर रिफ्रिजरेंट हो गया। तो ये रिफ्रिजरेंट हीट गेन कहाँ से किया, वाटर का हीट गेन किया। तो ये रिफ्रिजरेंट इधर से फ्लो हो करके ये वहाँ से वापस चला गया, तो ये रिफ्रिजरेंट हीट गेन किया, किसका हीट गेन किया, वाटर का हीट गेन किया, और वाटर को क्या किया, यहाँ से ठंडा कर दिया। तो यहाँ से जो 30 डिग्री सेल्सियस आ रहा था वो यहाँ पे अब 15 डिग्री सेल्सियस है। अब ये वाटर जो यहाँ पे अब भरा हुआ है, ये वाटर 15 डिग्री हो गया है। तो ये वाटर क्या करेगा कि ये वाटर, अब यहाँ पे हम लोग एटमॉस्फेयर से एयर को सक कर रहे थे, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर है, तो वो एटमॉस्फेरिक एयर को ये ठंडा करेगा पानी। अब यहाँ से जैसे ही वो ठंडा हो गया एटमॉस्फेरिक एयर, तब इसका सप्लाई कर देंगे, एयर का सप्लाई कर देंगे कहाँ पे, रूम में। जहाँ भी हम लोग को ठंडा चाहिए, कूलिंग इफेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट हम लोग को मिलेगा, CE कूलिंग इफेक्ट। तो हम लोग को जहाँ पे कूलिंग इफेक्ट चाहिए वहाँ पे उस एयर का सप्लाई कर दिया, और ये वाटर क्या होगा, वापस से सर्कुलेट होता रहेगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है, यही है अपना AC, यही है अपना AC कि पहले एयर को सक किया और एयर का सप्लाई कर दिया कहाँ पे, जहाँ भी हम लोग को कूलिंग इफेक्ट चाहिए, और ये वाटर को हम लोग सर्कुलेट करते रहेंगे। तो ये फंडा है, ठीक है ना, ये फंडा है जो आपको अभी समझ में आया। तो यहाँ से जो वाटर निकला, तो वापस से जब ये चल करके आएगा, यहाँ पे आएगा, तो वो 15 डिग्री यहाँ से निकला था, तो 15 डिग्री निकला था, और अभी थोड़ा गर्म होकर के 17 डिग्री आएगा। लगभग एयर का तो हीट ये लिया ना, एयर का हीट लिया तो 17 डिग्री हो गया। तो वापस से अब 17 डिग्री से फिर से अगर इधर आएगा, तो ये इस बार 7 डिग्री होकर के निकलेगा। जब आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट अगर चला देंगे हम लोग, तो वो क्या होगा, तब मतलब आप अगर AC ऑन करते हैं तो वो क्या तुरंत आपको एकदम कूलिंग इफेक्ट दे देता है क्या? अगर आप 16 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए आप रखते हैं, 16 डिग्री सेल्सियस अगर आप टेम्परेचर बना के रखते हैं, तो क्या आपको तुरंत 16 डिग्री टेम्परेचर मिल जाता है? नहीं ना, आपको वक्त लगता है ना। तो सेम यहाँ भी वही फंडा है कि स्टार्टिंग में जो 30 डिग्री सेल्सियस इधर आ रहा था, तो उसको मेंटेन करने के लिए उसको 10 से 15 मिनट लगता है टाइम, तब जा कर के वो आपको 7 डिग्री वाटर देगा, और वो 7 डिग्री वाटर आपको 16 डिग्री और 15 डिग्री कूल एयर आपको प्रोवाइड करेगा, जिसका सप्लाई AC आपके रूम में और घर में करता है ना, AC। लेकिन यहाँ पे हैबेक सिस्टम मतलब एक हैवी वेंटिलेशन सिस्टम है, जिसका इंडस्ट्री में, बड़ा बड़ा बिल्डिंग में पूरा एक ही कूलिंग सिस्टम रहता है, जिसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो ये चीज़, ये फंडा था जो आपको अभी समझ आया, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका पार्ट्स देखेंगे, हर एक पार्ट्स को अगर खोल करके देखेंगे कि कहाँ कौन सा पार्ट है, तो ये तो आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ गया। इसको आप नोट डाउन कीजिए, जो भी मैं बताया हूँ उसको आप नोट डाउन कीजिए, समझिए कि कैसे खुद से नोट्स बनाया जाता है ना। हर चीज़ आपको मिल जा रहा है, लेकिन आपको खुद से समझना होगा। आप समझिए और खुद से नोट डाउन कीजिए, एक एक पॉइंट को समझिए कि वाटर को हम लोग यहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, है ना, क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से हीट को ले रहा है, किस तरह से हीट आ रहा है। आप ट्राई कीजिए एक बार खुद से। चलिए, इसका अगर हम लोग कंपोनेंट का बात करेंगे, तो कंपोनेंट को देखिए मैं ब्रेकआउट कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिए इंड कवर, इसको हम लोग बोलते हैं इंड कवर, इसको भी बोलते हैं इंड कवर। दोनों इंड को इंड कवर बोलते हैं। इस इंड में रिफ्रिजरेंट इन होता है, इनलेट रिफ्रिजरेंट यहाँ से इंटर करता है, यहाँ से रिफ्रिजरेंट आउट होता है, बाहर जाता है, ठीक है। इसको हम लोग सेल बोलते हैं। और अंदर में यहाँ पे बैफल दिखाया हुआ है, जो यहाँ बैफल हम लोग नहीं दिखाए हैं, चूँकि ये फिगर हम छोटा बनाया हुआ है, तो बैफल प्लेट नहीं दिखाया है, आपको ओवरऑल फंक्शन समझा दिया यहाँ पे।
लेकिन अगर आप बैफल देखिएगा तो बैफल इस तरह से बैफल प्लेट लगाया हुआ रहता है। ये बैफल प्लेट इसलिए लगाया हुआ रहता है ताकि ये जो वाटर आएगा ये वाटर ज़्यादा डिस्टेंस तक रेफ्रिजरेंट के टच में रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हीट का ट्रांसफ़र हो सके और वाटर ठंडा हो सके, इसीलिए ये बैफल प्लेट लगाया रहता है। ठीक है, बैफल प्लेट का एक्चुअली दो काम होता है। एक काम होता है सेल को पकड़ के रखना, है ना, सेल को एक सपोर्ट प्रोवाइड करना, ट्यूब को एक सपोर्ट प्रोवाइड करना, इसलिए भी बैफल प्लेट का इस्तेमाल होता है। और बैफल प्लेट वाटर को रेफ्रिजरेंट के टच में ज़्यादा देर तक रहे इसलिए भी रहता है। जैसे देखिए आपको यहाँ टेम्परेचर में बताया था ना, ये 12 डिग्री सेल्सियस 12 से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है और यहाँ पे 7 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर हम लोग मिनिमम 7 डिग्री सेल्सियस निकलेगा, अगर हम लोग AC को 15 से 20 मिनट तक अगर हम लोग लगा के रखेंगे, ऑन करके रखेंगे, पावर ऑन करके रखेंगे तब। ओके, तो आपको यहाँ पे समझ आया होगा। चलिए अब यहाँ से वाटर इन देख लिए, वाटर आउट यहाँ से देख लिए। अगर हम लोग इसको और ज़्यादा ब्रेकआउट करेंगे, ये तो मैं अंदर का पार्ट दिखाया कि अंदर में ये क्या क्या लगाया हुआ है। अगर इसका बाहर में एक्सेसरीज जो बल्ब वगैरह लगाया हुआ है उसके बारे में देखेंगे तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जैसे यहाँ लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से आ रहा है। अगर इसको डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो 4.4 डिग्री सेल्सियस, और ये निकलता है गर्म होकर के 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और इधर से जो वाटर आ रहा था वो 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ रहा था और निकल रहा था 7 डिग्री सेल्सियस वाटर। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि एक टेम्परेचर को सेंस करने के लिए यहाँ एक थर्मामीटर लगाया हुआ है, फिर यहाँ प्रेशर को मेज़र करने के लिए प्रेशर गेज लगाया हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर भी प्रेशर गेज और टेम्परेचर मेज़र करने के लिए लगाया हुआ रहता है। एंटी फ्रीज़र, यहाँ पे एंटी फ्रीज़र है कि कहीं वाटर मेरा फ्रीज़ ना कर जाए, और मतलब ये नहीं कि 7 डिग्री से अगर कम हो जाएगा तो ये वाटर जो है यहाँ क्या होगा, फ्रीज़ हो जाएगा, जम जाएगा। तो हम लोग एंटी फ्रीज़र रहता है जो उसका टेम्परेचर 7 से कम भी होने नहीं देता, है ना। इसीलिए आपको AC जो मिलेगा, AC आपको मतलब मिनिमम आपको 16 डिग्री तक ही एयर प्रोवाइड कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो अगर उससे कम अगर कूलिंग इफेक्ट चाहिए तो यहाँ वाटर जो जाएगा उसको और कम करना होगा। 7 डिग्री सेल्सियस में वाटर आ रहा था, तब ये एयर को जो ठंडा कर रहा था वो आपको 16 डिग्री मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको 16 से कम चाहिए तो यहाँ से जो पानी जा रहा था इसको और ज़्यादा कम करना होगा। तो और ज़्यादा कम करेंगे तो हो सकता है ये बर्फ़ बन जाए। इसीलिए हम लोग एक लिमिट होता है, AC का एक लिमिट होता है, उसी लिमिट तक हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे ये ड्रेन है, ड्रेन का काम है कि अगर यहाँ पानी जो आ रहा है, पानी यहाँ कचरा जमा देगा नीचे में, तो वो कचरा को हटाने के लिए या कहीं ब्लॉक हो गया तो उस पानी को बहा करके फ्रेश वाटर को डालने के लिए ड्रेन का इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि वाटर और रिफ्रिजरेंट दोनों फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, गैस भी जमा हो सकता है अंदर में। तो उस गैस को इजेक्ट करने के लिए, बाहर भेजने के लिए ये भेंट लगाया हुआ है, ठीक है। ये भेंट लगाया हुआ है जिससे हम लोग इसको बाहर भेज सकते हैं ताकि हम लोग को फ्रेश हवा मिले, है ना। हम लोग कंफर्ट के लिए क्या चाहेंगे कि हम लोग को फ्रेश हवा मिले, तो ये भेंट इसलिए लगाया हुआ है ताकि जो गैस यहाँ जमा होगा उसको बाहर निकाला जा सके, और ड्रेन है ताकि इसको गंदा पानी को बाहर निकाला जा सके। यहाँ पे बल्ब होता है, ये बल्ब में इधर एक सेंसर लगाया हुआ रहता है। वो सेंसर बताता है कि यहाँ वेपर अपना जो आ रहा है वो वेपर मतलब सुपरहीट है या नहीं। सुपरहीट नहीं है तो यहाँ पे बल्ब का ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। तो होप आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। अब हम लोग इसका कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि सबसे पहले जो हम लोग का इसका रेंज होता है वो रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 1 टन से लेकर के 1000 टन तक इसका रेंज होता है, ठीक है ना। 1000 टन तक इसका रेंज होता है। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन तो आप पढ़े ही हैं, तो 1 टन टू लेकर के 1000 टन तक इसका रेंज होता है। इतना तक वो रेंज वेरी कर सकता है। इसमें जो ट्यूब डायमीटर है वो 60 इंच से लेकर के 60 इंच आउटर डायमीटर होता है। जो यहाँ ट्यूब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये ट्यूब जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बारे में बोला गया है, ठीक है। और उसका जो लेंथ है, सॉरी ये ट्यूब नहीं है, ये सेल है, सॉरी यहाँ सेल कर दीजिए, ये सेल है। ट्यूब तो ये अंदर वाला जिसमें रिफ्रिजरेंट फ्लो करेगा, दिस वन इज ट्यूब। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो दिस वन इज ट्यूब एंड दिस वन इज सेल, आउटर बाउंड्री सेल। तो सेल जो है उसका डायमीटर गिवन है यहाँ पे 6 इंच से लेकर के 60 इंच आउटर डायमीटर, ओके। उसका लेंथ अगर हम लोग देखेंगे तो 3 फीट से लेकर के 20 फीट तक होता है। लेंथ उसका 3 फीट से लेकर के 20 फीट होता है। और जो ट्यूब है, अभी ट्यूब का बात किया जा रहा है, तो ट्यूब जो है उसका डायमीटर होता है 1/2 इंच से लेकर के 3/4 इंच, मतलब काफ़ी पतला होता है। तो 1/2 इंच, हाफ इंच से लेकर के
3/4 इंच तक, आउटर डायमीटर 3/4 इंच तक होता है अपना ट्यूब, ठीक है। और ट्यूब को हम लोग क्या करते हैं ना, ट्यूब को इंटरनली ग्रुप्ड बनाते हैं। इंटरनली ग्रुप ऐसा क्यों करते हैं? इंटरनली ग्रुप होने का मतलब क्या है? इंटरनली ग्रुप होने का मतलब मैं समझाता हूँ कि जैसे ये ट्यूब है जिसमें हम लोग रिफ्रिजरेंट फ्लो कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए ग्रुप किया हुआ रहता है, ग्रुप काटा हुआ रहता है अंदर में, ताकि फ्रिक्शन को बढ़ाया जाए। इस तरह से इसलिए करते हैं ट्यूब में, क्योंकि जो रिफ्रिजरेंट फ्लो करेगा, जनरली अगर हम लोग वाटर पाइप अगर देखेंगे, वाटर पाइप तो अंदर साइड में पूरी तरह से चिकना रहता है और बाहर साइड में भी पूरी तरह से चिकना रहता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इंटरनली ग्रुप्ड बनाते हैं, और इसलिए इसको ग्रुप्ड बनाते हैं ताकि फ्रिक्शन को बढ़ाया जा सके। इंटरनली ग्रुप्ड बनाने का बस एक ही मकसद होता है, ताकि फ्रिक्शन को बढ़ाया जा सके। और वो फ्रिक्शन बढ़ने के कारण ही जो वेलोसिटी होता है, किसका वेलोसिटी? ये जो वेलोसिटी होता है रिफ्रिजरेंट का, वो वेलोसिटी कम होता है, रिड्यूस होता है वेलोसिटी। और वेलोसिटी कम होने की वजह से ज़्यादा देर तक वाटर और रिफ्रिजरेंट के बीच में कांटेक्ट बना हुआ रहता है, ठीक है। ये नहीं कि रिफ्रिजरेंट जाए अंदर और तुरंत से बाहर आ जाए, तो इस तरह नहीं। रिफ्रिजरेंट को हम लोग चाहते हैं कि वो स्लोली जाए, ताकि वो बाहर निकले तो सुपर हीट होकर के निकले और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट मिल सके। ओके, तो इसीलिए हम लोग ट्यूब को इंटरनली ग्रुप बनाते हैं फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। होप आपको समझ आया हो। अब हम लोग देखते हैं फ्लडेड टाइप का चिलर। फ्लडेड चिलर आपको पता है, पहले से मैं बता रखा हूँ कि फ्लडेड अगर हम लोग इवापोरेटर देखे थे तो सेम उसी प्रकार से फ्लडेड चिलर भी काम करेगा। फ्लडेड चिलर में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या फ्लोटिंग चैम्बर यूज़ करते हैं, फ्लॉट वाल्व यूज़ करते हैं, फ्लोटिंग चैम्बर या फ्लॉट चैम्बर यूज़ करते हैं। उसके बाद ये एक्यूमुलेटर होता है। एक्यूमुलेटर का काम होता है रिफ्रिजरेंट को जमा रखना। फ्लॉट वाल्व का इस्तेमाल होता है ताकि इसका लेवल को, रिफ्रिजरेंट का लेवल को मेंटेन रखना, ठीक है। एक्यूमुलेटर के बाद इधर आता है अपना इवापोरेटर। इवापोरेटर के बाद इधर से आकर के ये बैफल प्लेट लगाया हुआ रहता है, ताकि इधर से जो वेपर आ रहा है जिसमें मॉइस्चर भी प्रेजेंट रहता है, क्योंकि ये सुपर हीट नहीं हो पाता, मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, तो ये मॉइस्चर को पकड़ के वापस से एक्यूमुलेटर में डाल दे और जो वेपर है उसी को सिर्फ बाहर भेजे और उसको भेज करके कंप्रेसर में भेजे। यही काम रहता है इसका, ठीक है, चिलर का। चिलर में मतलब हम लोग यहाँ से वाटर को जो ठंडा करेंगे, ये वाटर को ठंडा कहाँ पे करते हैं तो वो मैं यहाँ पे बनाया नहीं हूँ, यहाँ पे मतलब अलग से इस तरह से बना दीजिए, ठीक है, इस तरह से बना दीजिए। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वाटर का एक इन होगा और एक वाटर का आउट होगा, एक वाटर का इन होगा, एक वाटर का आउट होगा, इस तरह से बांटा हुआ कि वाटर इधर से आएगा और इधर से चला जाएगा, वाटर इधर से आएगा। आप इसमें बैफल प्लेट भी लगा सकते हैं, इस तरह से बैफल प्लेट लगाया हुआ है ताकि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे, रेफ्रिजरेंट के कांटेक्ट में रहे। तो इस तरह से यहाँ जो इवापोरेटर है ना, बस इसी के कांटेक्ट में रहे, है ना, इसी के कांटेक्ट में रहे। तो इस तरह का चेम्बर यहाँ पे बनाया हुआ रहता है, जिससे वाटर जो हम लोग को मिलता है यहाँ पे ठंडा होकर के वाटर मिलेगा। फिर उस वाटर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे एयर को ठंडा करने के लिए, और उस एयर का सप्लाई करेंगे कहाँ पे, जहाँ भी हम लोग को कूलिंग इफेक्ट चाहिए, कंफर्ट के लिए, अपने कंफर्ट जोन में, जहाँ भी हम लोग को कंफर्ट जोन चाहिए वहाँ पे हम लोग उसका सप्लाई करेंगे। तो यही मेन फंक्शन होता है इसका फ्लडेड चिलर का। फ्लडेड चिलर में हम लोग एक्यूमुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग का रिफ्रिजरेंट जमा रहता है। तो स्टार्ट से हम फिर से बता रहे हैं यहाँ से कि लिक्विड रिफ्रिजरेंट जो है वो रिसीवर से आता है। लिक्विड रिफ्रिजरेंट यहाँ पे हम लोग का फ्लॉट कंट्रोल वाल्व है, जो इस फ्लॉट से कंट्रोल होता है, ठीक है। फ्लॉट से जो कंट्रोल होता है उसको फ्लॉट कंट्रोल वाल्व, ये है ना, कंट्रोल वाल्व बोलते हैं, या फिर इसको सिर्फ वाल्व भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो फ्लॉट चैम्बर है, ये फ्लॉट चैम्बर में ही हम लोग का ये फ्लॉटिंग वाल्व लगाया रहता है। उसके बाद आता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में क्या होता है, रिफ्रिजरेंट कलेक्ट करके रखा हुआ रहता है, और एक्यूमुलेटर से जो इवापोरेटर में रिफ्रिजरेंट आता है ये ऑटोमेटिक आता है। ऑटोमेटिक बोले तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण यहाँ पे रिफ्रिजरेंट जमा होता है। जैसे ही वो इवापोरेटर में वाटर के कांटेक्ट में आता है, इवापोरेटर जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वाटर का हीट कौन ले लेता है, इवापोरेटर का जो रिफ्रिजरेंट है वो वाटर का हीट ले लिया, और वाटर को ठंडा किया और खुद क्या हुआ, गर्म हो गया, और गर्म होकर के ये वेपर बन गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ वेपर बना हुआ है, लिक्विड एंड वेपर मिक्सचर। चूँकि पूरी तरह से वो वेपर नहीं बन पाता है, तो ये लिक्विड और वेपर का मिक्सचर रहता है, यहाँ पे लिक्विड और वेपर का मिक्सचर रहता है, ठीक है। और यहाँ से
जो वेपर ऊपर चला गया, वेपर रिफ्रिजरेंट ऊपर चला गया, उसमें भी कुछ मॉइस्चर है, तो वो मॉइस्चर को अटेन कौन करता है? ये बैफल प्लेट। उस मॉइस्चर को ये पकड़ता है बैफल प्लेट और प्योर वेपर को भेज देता है कंप्रेसर में। और जो वाटर यहाँ से ठंडा होकर के गया, उस वाटर का यूज़ करते हैं हम लोग कहाँ पे? एयर को ठंडा करने के लिए, एटमॉस्फेरिक एयर को ठंडा करने के लिए। वो एटमॉस्फेरिक एयर फिल्टर के थ्रू सक किया जाता है और उसको यहाँ से जो वाटर ठंडा पानी जो मिला, उस ठंडा पानी का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे, ताकि वो ठंडा हो जाए एयर। और उस जो जब ठंडा एयर जब ठंडा हो जाएगा तो उस एयर का इस्तेमाल करेंगे जिस कंफर्ट जोन में हम लोग को ठंडा चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए। जैसे आप देखिएगा कि इंडस्ट्री में बहुत सारा ऐसा कमरा होता है जो काफ़ी अंदर होता है ना, काफ़ी अंदर होता है और अंडरग्राउंड होता है या काफ़ी अंदर होता है ना। बहुत सारा माइंस है, कोल्स माइन में भी आप देखिएगा कि आप अंदर में पूरी तरह से हवा आता रहेगा, तो वो हवा कहाँ से आता है? अर्थ के अंदर में तो हवा मिलेगा नहीं। अगर आप कहीं से अगर आप अंडरग्राउंड माइंस घुसिएगा तो वहाँ पे आपको हवा नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे हवा, फ्रेश एयर लाने के लिए यही सब चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है ना, चिलर का, ताकि वो फ्रेश एटमॉस्फेरिक एयर को ले, सक करे, उसको फिल्टर करे, पहले फिल्टर करने के बाद उसको ठंडा करे और उसका सप्लाई करे जहाँ भी हम लोग को एयर चाहिए। तो जितना भी अंडरग्राउंड माइंस वगैरह है ना, उन सब में सप्लाई किया जाता है। फिर और भी बहुत सारा कमरा है ना। और कूलिंग इफेक्ट के लिए जैसे कूलर है, पूरा इंडस्ट्री में आप देखिएगा तो छत के ऊपर अगर आप कोई भी इंडस्ट्री का कमरा में घुसिएगा तो कमरा में घुसते के साथ या तो आपको एसी देखने के लिए मिलेगा, और अगर एसी नहीं मिले तो आपको क्या मिलेगा कि उसका जो फ्लोर होगा, टॉप फ्लोर, तो टॉप फ्लोर में देखिएगा कि एक अजीब सा चेम्बर बनाया हुआ है जहाँ से ठंडा हवा निकल के आ रहा है ना, चेम्बर। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हैबैक सिस्टम, सेंट्रलाइज। वो सब क्या है? सेंट्रलाइज्ड कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए, है ना, वो सब सेंट्रलाइज एसी है। उसको हम लोग सेंट्रलाइज एसी कहते हैं। जो पूरा इंडस्ट्री का एसी एक ही होता है, उसको उसी से यही चिलर का काम होता है कि वो इसी चिलर के द्वारा ही हम लोग उसको क्या करते हैं? एयर को ठंडा करते हैं। और एयर को ठंडा करने के बाद फिर उसको हम लोग सप्लाई करते हैं जहाँ जहाँ हम लोग को कूलिंग इफेक्ट चाहिए होता है। ओके, तो होप आपको समझ आया होगा आज का क्लास। तो आज जो भी मैं बताया हूँ, फ्लडेड चैम्बर और ड्राई एक्सपेंशन चिलर, तो इन सब के बारे में, फ्लडेड चिलर और ड्राई एक्सपेंशन चिलर, इन सब के बारे में डायग्राम बना लीजिए और जो भी समझाया हूँ उसको लिखने का प्रयास कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर द लिसनिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे एट होम, कीप लर्निंग। थैंक यू।